बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्लूइड इन्फ्लेमेशन का ये लास्ट टॉपिक है होपफुली, और इसके अंदर जो है हम आज जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म हमने कर लिया मीडिएटर्स के लिए। अब ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो किस फॉर्म में शो करेगी, हमको कैसे पता चलेगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है, और जो जो जख्म है वो किस तरह का नजर आएगा। बेसिकली हम उसको देखने के लिए हमें जो है ये आज की क्लास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो इन्फ्लेमेशन की टाइप होती है वो है सीरियस इन्फ्लेमेशन। अच्छा, जो सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है बेसिकली उसमें क्या होता है कि जैसे हमने, अगर आपको याद हो, बात की थी कि जिस टाइम पे एडिमा होता है एपिथेलियम, सॉरी, जो आपका जो टिश्यू होता है उसमें फ्लूइड जो कि प्रोटीन फ्लूइड होता है वो रिलीज होता है, जिसको आप सीरियस काइंड ऑफ, जो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट वाली जो बात हो रही थी। ट्रांसुडेट इज जो प्रोटीन रिच नहीं होता फ्लूइड, ठीक है। जब प्रोटीन रिच नहीं होता तो वो गाढ़ा नहीं होता, पतला पानी की तरह होता है। उसके मुकाबले में जो एक्सुडेट होता है उसके अंदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स भी होते हैं, और कभी कभार बहुत हार्ड हो जाता है उसके अंदर सेल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। The inflammation that basically forms a transudate accumulation in a body cavity underneath the skin or underneath the covering, या जो आपका जो fibrous tissue होता है of the organ, fibrous capsule होती है उसके underneath अगर पानी जो है वो transudate का जो accumulation अगर होना शुरू हो जाए that kind of inflammation is the morphological pattern है inflammation का, that is known as serious inflammation। ठीक है जी। यूजुअली ये जो टाइप ऑफ की इन्फ्लेमेशन होती है ये स्टेराइल होती है, यानी इट्स नॉट इन्फेक्शियस, इन्फेक्टिव एजेंट्स उसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। और जिस जगह ये पानी होता है, चूंकि इसको और किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ होता है, तो ये प्रैक्टिकली स्टेराइल होता है। कहा ही जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसको हाथ लगा दिया या इसमें कोई नीडल वगैरह इंसर्ट कर दी या उसको खोल दिया तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उससे पहले ये इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है उसके अंदर। ठीक है जी। आमतौर पे ये जो पिक्चर आपको इस वक्त नजर आ रही है, या आप बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जल जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो आंवला बन जाता है, उसको हम उर्फ आम में आंवला कहते हैं, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। बेसिकली ये जो है वो सीरियस इन्फ्लेमेशन की एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि ये वाला जो फ्लूइड होता है, अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी कैविटीज के अंदर जमा हो जाए, तो जो है वो फिर इफ्यूजन कहलाता है, यानी accumulation of serous fluid in the body cavities is known as effusion, EFFUSION। ठीक है जी। अब ये अगेन जैसे मैंने कहा नॉन इन्फेक्शियस ट्रांसुडेट है, उसकी एक्यूमुलेशन हुई है इन द स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन्स या जो बॉडी कैविटीज हैं वो, जिसके अंदर आपके पास जॉइंट कैविटीज आ सकती हैं, ठीक है जी, जो कि आपकी साइनोवियल कैविटी कहलाती है, वो हो सकता है। हार्ट के अराउंड जो है कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी, वो हो सकती है। लंग्स के अराउंड प्लूरल कैविटी होती है, वो हो सकती है। इंटेस्टाइन के अराउंड जो है आपके पास जो आपका जो पेरिटोनियल कैविटी है वो हो सकती है, या ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं मेनिंजीज, उनके अंदर ये तमाम वो कैविटीज हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन का जो फ्लूइड है वो सीरियस फ्लूइड वो जमा हो सकता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज नोन एज सीरियस इन्फ्लेमेशन। जो बॉडी कैविटीज के अंदर पानी भरता है जैसे इफ्यूजन, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये उसमें लंग का पूरा सिलआउट क्लियरली नजर आ रहा है। इसमें आपको यहाँ से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है वहाँ लंग्स के अराउंड कहीं कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, इस सेंटर के हार्ट के सिलआउट को छोड़ के देखें, तो यहाँ पे ये हिस्सा लंग्स यहाँ तक नजर आ रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि किडनी शेप पर लंग हो, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे जो मौजूद जो कैविटी है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, जिसने लंग की जो एक्सरे है उसको छुपा दिया है, और ये जो तमाम जो टिश्यू है वो वाटर फिल्ड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कैविटीज में जो है वो पानी भरा हुआ नजर आता है। तो दिस काइंड ऑफ योर इन्फ्लेमेशन इज नोन एज इफ्यूजन। ठीक है, सीरियस इन्फ्लेमेशन की टाइप है कि जब अगर बॉडी कैविटीज के अंदर सीरियस फ्लूइड भर जाता है तो फिर वो इफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो ये फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करने लगी हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे जैसे पानी की एक्यूमुलेशन नजर आती है 2-3 दफा हमने एसआईटीज के जो पेशेंट्स हैं। अच्छा, नाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी या जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो पानी भर जाता है उसको हम एसआईटीज कहते हैं। तो अगर ऐसा पेशेंट है जिसके एसाइटिक फ्लूइड भरा हुआ है, जब उसके इंटेस्टाइन को खोला जाता है या उसके जो ऑपरेशन के लिए जो खोला जाता है, तो हमने कई दफा देखा है कि ये जो पूरी जगह है इंटेस्टाइन के दरमियान का जो पूरा एरिया उसमें पानी भरा हुआ होता है। ठीक है जी।
अब अगर वो पानी स्टिकी नहीं है और उसकी वजह से इंटेस्टाइन आपस में जोड़ नहीं रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इज सीरियस। एंड इफ फाइब्रिनस अटैचमेंट, यानी अब बेसिकली क्या हो रहा है कि वो जो सीरियस एक्यूमुलेशन हो रहा था पानी का, उसके अंदर अगर मतलब वो एक्यूमुलेशन कुछ इस तरह से होता है कि ब्लड वेसल में इतनी स्पेस बन जाती है कि इन एडिशन टू द फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड दैट इज एस्केपिंग द ब्लड वेसल, लार्जर मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स और स्पेसिफिकली फिब्रिनोजेन अगर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाए और वो बॉडी कैविटीज में आ जाए, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सीरियस इन्फ्लेमेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये देखें, ये जो पीले पीले से जो फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये बन जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आपस में, जैसे कि आपको पता है कि फिब्रिन का काम क्या है, चीजों को जोड़ना। ठीक है जी। उसके अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन, चीजों के एक तरफ से दूसरी तरफ के साथ अटैचमेंट, फिब्रिनस क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी। उसके नतीजे में क्या होता है कि इंटेस्टाइन जैसे आपस में जुड़ गई। लेकिन अगर ये येलो कलर के पैचेस मौजूद ना होते, तो अगर इसमें खाली ऐसे पानी भरा हुआ होता, तो ये सीरियस इन्फ्लेमेशन होता ऑफ द बॉडी कैविटी, यानी पेरिटोनियल कैविटी। लेकिन चूंकि अब इसमें अंदर आपको ये फिब्रिनस पैचेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये उस वक्त होता है जब बेसिकली ब्लड वेसल्स इतनी लीकी हो जाती हैं कि उसमें से इन एडिशन टू द क्लियर फ्लूइड जो कि एस्केप कर रहा है ट्रांसलेट के फॉर्म में, उसके साथ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स भी रिलीज होना शुरू हो जाए। जब ऐसा होगा तो उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेशन होगी वो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन होगी। इस तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो बॉडी कैविटीज में, लाइक मेनिंजीज में, प्लूरा में, पेरिकार्डियम में हो सकते हैं। अच्छा, व्हेन हीलिंग टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे स्कार टिश्यू बनता है और फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है इन द कैविटीज, और इसकी वजह से ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं या अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उससे डिस्प्लेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनकी जो फंक्शंस हैं वो भी ऑल्टर होने शुरू हो जाते हैं। एक और एग्जांपल फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन की अगर आप देखें तो ये एंडोकार्डाइटिस है, सॉरी पेरिकार्डाइटिस है, एडहेरेंट पेरिकार्डाइटिस। अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये पेरिकार्डियम की लेयर सेपरेट आउट की हुई है, ये हार्ट का टिश्यू है। अब ये दरमियान में देखें कि ये इस तरह से जो फाइब्रस थिकनिंग्स बननी शुरू हो गई हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो हार्ट है वो फाइबर, जो पेरिकार्डियम है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ऑब्वियसली जब वो अटैच हो जाएगा तो जो रूम है हार्ट के मूवमेंट का वो कम हो जाएगा, हार्ट की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी और पेशेंट को जो है वो हार्ट के टिपिकल जो कार्डिक फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। कैविटी की जो स्पेसेस होती हैं इस तरह की कंडीशन की वजह से वो ऑब्लिटरेट कर जाती हैं, और जो नॉर्मल जो जो इस कैविटी का जो मकसद होता है बेसिकली वो फुलफिल नहीं हो पा रहा होता फिर उसकी वजह से। और कैविटी का मकसद क्या है? free flow movement of the organ in that cavity which is filled with a potential which is filled with a potential fluid which is known as the fluid of that respective cavity, like pleura के अंदर pleural fluid होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये वो फ्लूइड होता है जो बेसिकली ऑर्गन को फ्री फ्लो रखने की कोशिश करता है। हाँ, मेनिंजीज के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब ये तमाम की तमाम जो फ्लूइड्स हैं इनका काम क्या होता है कि ऑर्गन को पहली चीज क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बाय अ फ्लूइड कुशन। उसके अलावा ऑर्गन की फ्री फ्लो मूवमेंट रखना, और अगर किसी भी वजह से कोई चोट वोट वगैरह लगती है तो उसमें वो फ्लूइड कुशन जो है वो ऑर्गन की डायरेक्ट जो डैमेज है उसको प्रिवेंट करेगा। अनटिल एंड अनलेस ब्लो इतना खतरनाक हो गया वो ऑर्गन जो है वो किसी तरह से संभल ना पाए, तो ये यूजुअली ये फ्लूइड जो है ये काम कर रहा होता है। अब लेकिन अगर इसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होती है और उसके बाद जो है वो जब हीलिंग होती है तो फाइब्रस टिश्यू के साथ हीलिंग होती है, तो ऑब्वियसली जो ये जो नॉर्मल फंक्शन है, जो इन कैविटीज का जो नॉर्मल फंक्शन है वो ऑब्वियसली ऑब्लिटरेट हो जाएगा। तो ये इस तरह का आपको देख सकते हैं कि अगर पेरिकार्डियम के साथ हार्ट इस तरह से चिपक जाएगा तो वो मूवमेंट कैसे करेगा, नहीं हो सकेगी। और ऑब्वियसली ये जो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है फिर ये अच्छी खासी एक सिवियर किस्म की कंडीशन बन जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है आपके पास पिरुलेंट या सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि जो पानी है, जो जो पानी ऊज करके गया है, ट्रांसुडेट जो था, अब वो ट्रांसुडेट नहीं रहा, वो एक्सुडेट हो गया है कि इट हैज larger molecular weight components present in it with along with a large number of cells present in it। ठीक है जी। तो सेल्स होते हैं, साथ में डेड टिश्यू
जो होता है इन्फ्लेमेटरी साइट के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड टिश्यू होता है, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। साथ में फ्लूइड होता है ऑब्वियसली। तो ये तीनों चारों चीजें मिलके यानी लिक्विफाइड नेक्रोटिक टिश्यू प्लस सेल्स जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो लिम्फोसाइट्स या आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो, और साथ में जो ट्रांसुडेट या जो फ्लूइड आ रहा है जो कि एडेमा फ्लूइड है, वो सारी चीजें मिलके इसकी जो शक्ल होती है वो पस की तरह की हो जाती है। वजह क्या है कि ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद है जो कि पस क्रिएट कर रहा है, एंड दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और वो फिर जो है वो एक अच्छी खासी डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज नोन एज सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन। मुझे जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन की जो इंटरनल ऑर्गन की कोई एग्जांपल नहीं मिल सकी। तो उसके लिए फिर मैंने आपके लिए ये जो पिक्चर्स हैं, जो लोकलाइज सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन है वो है, इसको कॉमन नेम इसका एब्सेस भी है। यानी जब लोकलाइज हो जाता है आपका जो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल एक साइड पे लोकलाइज हो जाता है, तो फिर उसको एब्सेस कहा जाता है। बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एब्सेस। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में एक वाइट सी अपीयरेंस आ रही है, कुछ अरसे के बाद ये साइड से फूलना शुरू होता है और ये अच्छा खासा फैल जाता है, depending upon the extent of the inflammation that is taking place underneath the tissue। अच्छा, इसके बाद फिर ये हिस्सा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा मुंह बन जाता है जो कि बिल्कुल completely white होता है। वो मुंह फटता है और उसमें से फिर जो पस है उसकी ड्रेनेज हो जाती है। अच्छा, सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन यूजुअली हील नहीं करता until unless that pus is released from the dead tissue। ठीक है, तो बेसिकली इसका रिलीज होना जरूरी हो जाता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। एप्सिस है, अब ये देखिए जो ये भी लोकलाइज एप्सिस है, लेकिन इसका स्पैन यहाँ तक है, लेकिन उस पूरे का जो फाइनली जो उसके जो डेड सेल्स हैं वो एक जगह पे जमा होके इस जगह पे उसने एप्सिस बना दिया। ऑब्वियसली इसको ड्रेन करेंगे तो फिर जाके जो ये क्लियर हो पाएगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर आ जाते हैं हम अल्सर के ऊपर। नाउ ये जो एग्जांपल है अल्सर, बहुत अजीब अजीब सी तस्वीरें थी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा उसको ब्यूरेबल रखने के लिए ये एक तस्वीर है, ये मैंने प्रेशर अल्सर की ली है। आपने नाम सुना होगा बेड सोर। किस पेशेंट को होता है? यूजुअली वो पेशेंट्स जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेड रिडन हो जाते हैं, उनको अगर करवट ना दिलाई जाए, उनकी जो टिश्यूज है वहां पे ब्लड का फ्लो नॉर्मल ना रहे, तो क्या होता है कि एक ही जगह पे पड़े रहने के नतीजे में ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो है ये ब्लड का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। नीचे जो होता है यानी बाहर की तरफ से स्किन को जो है प्रेशर मिल रहा होता है बेड का, और जो बेड है या बेडिंग के अंदर जो भी चीजें हैं उसका प्रेशर पड़ रहा होता है, और ऊपर से जो है वो जो ब्लड है, क्योंकि आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल पुल से ब्लड उस जगह पे एक्यूमुलेट करता है जहां पर मतलब स्ट्रेसेस हो रही है, तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट करता है बाहर के प्रेशर के नतीजे में। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं, ये इस तरह की रेडनेस हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से जो है वो डिफरेंट जगहों से स्किन फट जाती है, और ये बहुत फैल के बहुत डीप अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जो है ये जख्म जा सकते हैं। बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है पेशेंट के लिए। बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए अल्सर को, तो हाउ विल यू डिफाइन इट? इट इज अ लोकल डिफेक्ट या एक्सकवेशन ऑफ द सरफेस, यानी ऊपर से ये जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है सरफेस ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू बाय स्लफिंग शेडिंग ऑफ द इन्फ्लेम्ड नेक्रोटिक टिश्यू। अब यहाँ पे चूंकि ये मैंने इसकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग बताई है ये बहुत खतरनाक देखने में लगता है, इसलिए मैंने प्रेशर अल्सर की जो बिल्कुल एडवांस स्टेज होती है वो नहीं दिखाई, लेकिन आप ऑब्वियसली आपको एक आइडिया देने के लिए कि अल्सर की अपीयरेंस किस तरह की होती है। ये डायबिटिक फुट का अल्सर है। ठीक है जी, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि क्या हुआ कि नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो स्लफ करके बाहर निकल गया और नीचे जो है वो एक जख्म गहरा हो। अब ये अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये जो डैमेज टिश्यू है ये फैलता चल, ये जो व्हाइटनेस है ये डेड टिश्यू की है, अब ये फैलती चली जाती है और हर दफा जो है वो जो डेड टिश्यू है वो स्लफ कर जाता है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि जख्म जो है वो बड़ा होता चला जाता है। अगेन आप लोगों के बर्दाश्त के लिए ये मैंने इसको बहुत ही हल्की वाली पिक्चर उठाई है, अगर आप लोग चाहें तो इसको बहुत आराम से नेट पे सर्च करके और काफी सारी जो पिक्चर्स हैं वो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, जो अल्सर है वो यूजुअली कहाँ कहाँ हो सकता है? इंटरनली और एक्सटर्नली की बात हो रही है। एक्सटर्नल में तो मैंने आपको जैसे डायबिटिक फुट का बता दिया, फिर इसके अलावा मैंने आपको बेड सोर्स का बता दिया, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर जो अल्सर्स हैं वो यूजुअली जीआईटी में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है बेसिकली वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन अल्सर्स में। एग्जाम्पल जो है पेप्टिक अल्सर जो है वो स्टमक और ड्योडेनम की एग्जाम्पल है।
फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कोलोन की जो अल्सर है उसकी एग्जांपल में आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर वजाइनल अल्सर्स भी होते हैं, और क्या कहते हैं आप उसको, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, अगर प्रोलॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है तो उसके नतीजे में हो जाते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडर करना जरूरी है, पेशेंट के लिए काफी तकलीफदेह कंडीशन होती है और इसको हील करना जरूरी होता है। और पीछे जो पॉजिटिव एजेंट होता है यूजुअली वो क्या हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो है यूजुअली जैसे हम उसकी बात करते हैं, पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं, तो दो वजूहत हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा होता है। एक ही एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। एक तो ये है कि अल्ट्रा एसिडिक पीएच होता है जिसकी वजह से टिश्यू के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एसिड ये तो नहीं देखेगा कि जो एसिडिटी जिसके ऊपर वो एसिड गिर रहा है वो अपना था या पराया था, ठीक है। तो जो सेल्फ टिश्यू होता है वो भी उतना ही डैमेज होता है जितना कि कोई भी बाहर का टिश्यू हो सकता है। स्टमक में इतना हाई लेवल का पीएच होने की दो वजूहत हैं। एक तो वजह यही है कि जी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना होता है उस पीएच के ऊपर, और दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है इतनी, क्योंकि क्या आप बाहर की चीजें खा रहे होते हैं तो बाहर की चीजों में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एजेंट्स हो सकते हैं, उस फूड को स्टेराइल करने के लिए अल्ट्रा हाई पीएच के ऊपर से गुजारा जाता है, अल्ट्रा मतलब एसिडिक पीएच के ऊपर से गुजारा जाता है, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस एसिडिक पीएच में डिग्रेड हो जाए। तो मिनिमम अमाउंट में जो है वो आपकी जो इंटरनल जीआईटी है वहां तक इस किस्म का कोई इन्फेक्शियस एजेंट पहुंच पाता है। अब अगर एक तो ये रीजन हो गई, अब इसमें ये कि ये जो एसिडिक पीएच है, ये अगर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जीआईटी के, अगर उनको ट्रेवर्स करके वो अगर वो उसकी जो एपिथेलियम है वहां तक पहुंच गया तो वहां पे वो डैमेज कॉज कर देता है। दूसरा जो एक रीजन है वो ये है कि एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऑर्गेनिज्म है जो एसिडिक मीडियम में ही ग्रो करता है, और जब एक मर्तबा जख्म हो जाता है तो जख्म को फैलाने में कंट्रीब्यूशन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का भी है। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसिडिक मीडियम में रह सकते हैं या जो बहुत ही डिफरेंट किस्म का जो पीएच है उसके ऊपर, तो इस तरह की जो डिफरेंट सिनेरियो होती है इसके अंदर अल्सर्स इंटरनल ऑर्गन में बनने के चांसेस होते हैं। वजाइना के अंदर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, वजाइना में का पीएच बहुत एसिडिक होता है। अगर यूरिनरी ट्रैक है, यूरिन बहुत एसिडिक पीएच के साथ है तो ऑब्वियसली वहां पे भी इस तरह के अल्सर्स बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो यूजुअली ये एक पीछे रीजन इनके यही होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कोई भी चीज अनयूजुअल हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स करेगी तो उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन होती है। दैट इज द मेजर फोकस बिहाइंड या दिस डिस्कशन। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारे पास जैसे एग्जांपल में पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, टाइफॉइड भी एक एग्जांपल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते हैं। उसके नतीजे में जो है अगर तो उसको नहीं ट्रीट किया जाए तो इंटेस्टिनल बर्स्ट यानी जो वॉल्स होती हैं वो बर्स्ट भी कर जाती हैं। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अल्सर। इसके बाद आपके पास एक और बहुत टिपिकल किस्म की टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है जो कि सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन कहलाती है। सूडो, जैसा कि आपको मालूम है, सूडो मींस फॉल्स, मेम्ब्रेनस मींस मेम्ब्रेन, यानी फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ओरल एप्टस अल्सर्स हैं। हुआ क्या है कि ये जो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, उसमें अल्सर बना हुआ है और उस अल्सर के ऊपर एक मेम्ब्रेन आई हुई है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये बेसिकली एक फॉल्स मेम्ब्रेन है। अच्छा, ऐसा लगता है ना कि जी मतलब इसको देख के लगता है कि जी जख्म भर गया होगा, हील हो गया होगा पूरा, लेकिन नहीं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन आ जाती है ये एक तरह से एक गलतफहमी सी जनरेट कर देती है। अंदर अल्सर जो है वो बढ़ भी रहा होता है और फैल भी रहा होता है, लेकिन ऊपर से इस मेम्ब्रेन के आ जाने की वजह से जो है वो किसी को समझ में नहीं आ रही होती कि बात के असल में चक्कर क्या है। एप्टस अल्सर्स इसकी एग्जांपल है। डिप्थीरिया बहुत कॉमन एग्जांपल है इसकी, जो कि फेरिंग्स के अंदर इसी तरह से सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा एक और जो एग्जांपल है वो है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, यानी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फॉल्स मेम्ब्रेन के अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि फिर अगेन वही सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें कि वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है और जो है अगर आप से फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी करके देख भी लेते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये जो है हील हो चुका है या नहीं हो चुका। शक्ल उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे हील्ड अल्सर है ना, तो मतलब थोड़ा सा चेंज होता है अपीयरेंस में, लेकिन इट्स कंप्लीटली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। अब उसका जो पहचान है वो सिर्फ क्या है कि ग्रेइश कलर की
चमकीली सी मेम्ब्रेन है तो आपने समझ जाना है कि ये सूडो मेम्ब्रेन है। उसको एक दफा थोड़ा सा हिला के उखाड़ के देख लें, अंदर से ब्लीडिंग होगी और जो है डेप्थ में जख्म अगर नजर आता है तो फिर आपको अंदाजा हो सकता है कि ये सूडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन है और उसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है जी। सो यूजुअली डिप्थीरिया जैसे मैंने आपको बताया वो क्या करता है कि जी प्लाज्मा एक्सुडेट जो है वो सरफेस पे आके अच्छा मेम्ब्रेन बनती किस तरह से कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो इस तरह की अल्सर्स कॉज करता है वो क्या करता है कि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है तो एक्सुडेशन होती है, दैट इज वेरी मच प्रोटीन रिच एक्सुडेशन। वो प्रोटीन जो एक्सुडेशन होती है वो ऊपर आके कोगुलेट कर जाती है, यानी जख्म जो है उसके ऊपर जो अल्सर है उसके ऊपर पूरी कवर कर जाती है। ऑब्वियसली वो तो निकलेगा ही ना, जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो एक्सुडेशन तो होगी, लेकिन वो एक्सुडेशन कोगुलेट कर जाती है, उसकी वजह से ये सूडो मेम्ब्रेन बन रही होती है और अंदर जो डैमेज टिश्यू है वो एज इट इज होता है, अनहील्ड होता है और ऑब्वियसली वो काफी पेशेंट के लिए तकलीफ दे भी हो सकता है। एग्जांपल्स मैंने आपको तीनों दे दी हैं। ओरल में एक्टस अल्सर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी फेरिंक्स को अगर आप लें तो डिप्थीरिया, और गट के अंदर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इसके बाद फिर आपके पास एग्जांपल्स प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने की। सेल्यूलाइटिस, cellulitis is the diffuse inflammation with spreading effect in the connective tissue underneath the skin। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि ये स्किन का इन्फेक्शन नहीं है, या इन्फ्लेमेशन जो है वो स्किन पे नहीं है। स्किन होती है बेसिकली जो लेयर्स बनती हैं स्किन की, वो उसमें क्या होता है कि स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे जो उसका कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको डर्मिस कहते हैं, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। Now that subcutaneous tissue has very large spaces in between them, और उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन फैलती है तो बहुत तेजी के साथ फैल सकता है क्योंकि वो पूरा कनेक्टेड होता है। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन लिम्ब या वन पोर्शन ऑफ वन बिगर पोर्शन ऑफ द लिम्ब यूजुअली इन्वॉल्व हो रहा होता है इसके अंदर। ठीक है जी। तो क्या है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन है विद स्प्रेडिंग इफेक्ट, यानी ये और ज्यादा भी फैल सकता है, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ द स्किन दैट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो यूजुअली जो ऑर्गेनिजम्स जो टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफलोकोकाई होते हैं। ठीक है जी। एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी जो है यूजुअली उसमें इस तरह का सेल्यूलाइटिस हो रहा होता है, यूजुअली आपको फेस पे मिलता है, नेक रीजन में मिल जाता है, फिर आर्म्स में मिलता है, एक्सपोज पार्ट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है जी। टिपिकल एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सारी साइंस इसके अंदर मौजूद होती हैं क्योंकि आपको पता है अंडरनीथ स्किन है, दिखाई दे रहा है, रेडनेस मौजूद है। ऑब्वियसली जितना चमचमा रहा है ये, अभी इस तस्वीर को ही अगर हम देखें तो जितना ये फूला हुआ और चमकता हुआ लग रहा है, इससे अंदाजा हो रहा है कि ऑब्वियसली पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है। साइज इसकी वैसे भी जो है नॉर्मल, जो अगर आप कंपेयर करें दूसरी लिम्ब अगर साथ ही रखी हुई हो तो बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा खासा स्वेल्ड भी होगा। इतना रेड है तो अगर हाथ रखेंगे तो गर्म भी होगा, पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा होगा इसकी वजह से, तो बहुत सिवियर किस्म का उसको पेन भी हो रहा होगा। तो यानी सेल्यूलाइटिस बेसिकली इज शोइंग ऑल द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब यानी इन्फ्लेमेशन इन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स में आपको दिखाई दे रही होती है, ये बेसिकली हम ये डिस्कस करें। इन्फ्लेमेशन का आउटकम क्या है? आउटकम जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर इंजरी हुई है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो आइदर रेजोल्यूशन की तरफ जाती है इन्फ्लेमेशन। ये 3 चीजें होती हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन होने के बाद, 1, 2 एंड 3। ये 3 टाइप्स की जो है वो फेट है इन्फ्लेमेशन का। पहला क्या है जी, इन्फ्लेमेशन हुई, आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, बहुत सारा टिश्यू जमा हो गया है, इंजरी हुई भी है, WBCs ढेर सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन हुआ, पूरा इंजूरियस एजेंट सब खत्म हो गया, टिश्यू खत्म हो गया, ब्लड वेसल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई और स्वेलिंग भी खत्म हो गई। ठीक है जी। वेजोडाइलेशन भी खत्म हो गई, यानी इट्स कंप्लीटली रिजॉल्व टू इट्स नॉर्मल मॉर्फोलॉजी प्लस फंक्शनल फिजियोलॉजी। ये बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल हो गया। ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, टिश्यू डैमेज अच्छी खासी हुई। अब ये देख सकते हैं पस फॉर्मेशन हुई है, पस फॉर्मेशन हुई, ऑब्वियसली एडवांस किस्म की एक्टिविटी हुई इन्फ्लेमेशन के अंदर,
ब्लड वेसल्स अच्छी खासी डैमेज हो गई, दोबारा से जब इसकी हीलिंग हुई तो क्या चीज निकल के आई, अच्छा अब दिस टाइप ऑफ हीलिंग इज नोन एज रिपेयर। ये रेजोल्यूशन नहीं है, ये रिपेयर है। रेजोल्यूशन या रीजनरेशन इज कमिंग बैक टू इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड एवरीथिंग, नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल इज रेजोल्यूशन, ठीक है। रिपेयर हो रही है यानी इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर्स की तादाद बढ़ गई है। नॉर्मली अगर आपने कोई एक जख्म लगता है छोटा सा, तो आपने नोट किया होगा कि स्किन के ऊपर उसका निशान भी नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा भी डीप जख्म लग जाता है तो उस पर निशान आ जाता है, और वो निशान थोड़ा डार्क कलर का होता है, और वो जो डार्कनेस होती है निशान जख्म के ऊपर जो डार्कनेस होती है वो यूजुअली जो है वो फाइब्रोसिस की वजह से होती है, यानी फाइबर्स की मौजूदगी की वजह से जख्म जो है वो डार्कर कलर का नजर आ रहा होता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि फंक्शंस लॉस होते हैं, अच्छा फंक्शंस भी लॉस होते हैं और स्ट्रक्चरल नॉर्मेलिटी भी नहीं आती। देख सकते हैं ये जो है रेजोल्यूशन में स्ट्रक्चर किस तरह का हुआ है, यहाँ पे देखें ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैपिलरीज है उसकी अच्छी खासी डैमेज हो गई है, सेल्स यहाँ पे जो है रह गए हैं, फाइबर्स भी मौजूद है। तो ये एक और तरीका हो गया आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, जो मतलब फेट है एक तरह से समझ लें। तीसरा तरीका ये है कि या तो इंजरी होने के बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रोग्रेस कर गया, नहीं तो डायरेक्टली हुआ ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, लाइक वायरल इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, परसिस्टेंट इंजरी है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है जी। उसके नतीजे में फिर आपका जो है ये इन्फेक्शन हुआ है। अब इसमें एंजियोजेनेसिस भी हो रही है, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स भी बन रहे हैं और फाइब्रोसिस भी हो रही है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कि जख्म होता रहता है, हीलिंग होती रहती है, जख्म होता रहता है, हीलिंग होती रहती है। मतलब एक तरह से समझें कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इज ऑनगोइंग कंटिन्यूसली until unless वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए। इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज और दोनों आ जाती हैं। एंड में आप देख सकते हैं कि वही फाइब्रोसिस जब ये चीज खत्म हो जाएगी, होपफुली एंड हो जाएगा उस इन्फ्लेमेशन का, तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि फाइब्रोसिस ऑफ द टिश्यू हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज द फेट ऑफ इन्फ्लेमेशन कि इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो या तो रिजोल्यूट करती है या फाइब्रोसिस करती है, या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रोग्रेस करके अगर तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ट्रीट हो गया तो फिर फाइब्रोसिस होगी, नहीं तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलता रहेगा और अल्टीमेटली इट कैन lead to, if not properly treated and if it's not completely healing, it will ultimately lead to the death of the patient या debilitation of the patient, whatsoever can happen, ठीक है जी। तो this was the fate of the inflammation। उसके बाद अगर हम रेगुलेशन के हवाले से बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी, क्योंकि अगर वो रेगुलेट नहीं होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर जो है वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको संभालना जो है वो काफी मुश्किल हो सकता है। इसमें आपके पास जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो रेगुलेट कर रही होती हैं, पहली चीज तो है एक्यूट फेज प्रोटीन। अगर आपको याद हो मैंने आपको जब TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 के हवाले से मैं आपसे डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूट फेज रिएक्शन भी जनरेट करता है। एक्यूट फेज रिएक्शन क्या है बेसिकली कि एक्यूट फेज रिस्पॉन्स या एक्यूट फेज रिएक्शन ये है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो उसके नतीजे में फीवर होगा। जब फीवर होगा तो पेशेंट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकेगा, फीवर है, तबीयत खराब हो रही है, उसको नींद बढ़ गई है, भूख खत्म हो गई है, क्या करेगा, सिंपली चक्कर भी आ रहे होंगे ऑब्वियसली, तो क्या करेगा कि अपने सारे काम छोड़ेगा, बिस्तर पे लेट जाएगा और आराम करेगा। नाउ दैट इज द मेन फोकस ऑफ द इन्फ्लेमेशन के एक्यूट फेज रिएक्शन के, इसमें पेशेंट का आराम करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आराम करेगा उतनी जल्दी पेशेंट हील करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये एक मैकेनिज्म रखा है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है एंड यू आर इल, तो उस इलनेस को ट्रीट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप फीवर हो जाए, फीवर बेसिकली आपको बिस्तर पे लेटाएगा, आपकी भूख खत्म करेगा और आपकी स्लीप को इंक्रीज करेगा। ये तमाम, अच्छा ये जो प्रोटीन्स हैं ये लिवर से बनते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है उनको लिवर से रिलीज करवाते हैं। और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन से, जैसे मैंने बताया TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, ये क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हेप्टोग्लोबिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रोटीज इनहिबिटर, ये तमाम एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं जिनकी रिलीज के नतीजे में एक्यूट फेज रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन आजकल CRP के नाम से बड़ा मशहूर हो रहा है। बेसिकली इट्स
दी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अगर गलती से भी एक पेशेंट है जो बहुत वीक चल रहा है, उसका सीआरपी लेवल करा लेते हैं, उसी से उसका पता चल जाता है कि जिस लेवल पे उसका सीआरपी होता है उसी लेवल की उसकी सिवियरिटी की डिजीज हो सकती है। क्रॉनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन दोनों में सी रिएक्टिव प्रोटीन कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा होता है, और कभी कभी यहाँ तक हालत होती है कि पेशेंट की जो है सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स हैं वो 700 800 तक के आ रहे होते हैं, जबकि जो नॉर्मल रेंज है वो 25 मोस्ट प्रोबेबली 25 या 30 तक की है। ठीक है जी, तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 700 की रेंज में जा रहा है तो कितना सिवियर किस्म का और कितना क्रॉनिक किस्म का इन्फ्लेमेशन पेशेंट को हुआ है। तो उसको ट्रीट करना, कॉज को फाइंड आउट करना और उस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो चलता रहेगा तो ऑब्वियसली वो पेशेंट की जान लेके छोड़ेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं बेसिकली जो एक्यूट स्ट्रेस है, एक्यूट फेज रिएक्शंस हैं, उनको ये सॉल्व करते हैं। आपने नोट भी किया होगा कि कभी कभी जो बहुत अनकंट्रोलेबल जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती हैं उनमें स्टीरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनको जो है वो एकदम से जो कंट्रोल किया जा सके। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा है। सो जो आपकी जो बॉडी के जो स्टीरॉइड्स हैं वो भी हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इन केस इन्फ्लेमेशन हाथ से निकल रहा है तो आपको एक्सोजीनस स्टीरॉइड्स भी देने पड़ रहे होते हैं ताकि पेशेंट को कंट्रोल किया जा सके। सप्रेसर टी सेल्स जो है आपकी लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है। सप्रेसर टी सेल जो बी और टी लिम्फोसाइट्स के एक्शन को स्लो डाउन करते हैं। आपका जो इम्यून रिएक्शन है, इन्फ्लेमेशन बेसिकली इम्यून रिएक्शन के ऊपर बेस कर रहा है, और इम्यून रिएक्शंस बेसिकली बेस कर रहे हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। सो टी लिम्फोसाइट्स ही फिर मैक्रोफेजेस को, डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जो है आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करें ताकि फिर इन्फ्लेमेशन हो सके। अगर सप्रेसर टी सेल्स ने जो इनिशियल जो सेल है जो ये तमाम प्रोसेस को मीडिएट कर रहा है, अगर उसको रोक लेगा तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता करके जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो सप्रेसर टी सेल्स बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को स्लो डाउन करते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि वही जो चेन रिएक्शन जो एक्टिवेशन का था वही जो है इनहिबिशन का चेन रिएक्शन बन जाता है। ठीक है जी, इसके बाद फिर आपके पास आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर्स लाइक TGE2 एंड TGI2। ये यूजुअली इन्फ्लेमेटरी जो क्या कहना चाहिए कि आपके जो नॉर्मल जो सेल्स हैं, जो जगह है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही वहां पे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को नहीं होने देते। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है एक इन्फ्लेमेशन को जो एक मखसूस जगह पे हो रहा है उसको पूरी बॉडी में फैलने से रोक रहे होते हैं। सो अगेन दीज आर द mediators which are helping the inflammation to not to spread to whole of the body। ठीक है जी, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसको आप एक दफा देख लीजिएगा। सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने आपको बताया, फीवर होना बहुत जरूरी है। अगर फीवर नहीं होगा, और ये होता कब है कि TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 जो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ PGs इन द हाइपोथैलेमस एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू फीवर। फीवर जो है वो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है आपके बॉडी के अंदर टू टेल यू दैट समथिंग एबनॉर्मल इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहले इसके लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसमें। अच्छा, फीवर के लिए हो क्या रहा होता है कि फीवर होता किस तरह से है कि आपके एक्यूट फेज प्रोटीन्स रिलीज हुए। एक्यूट फेज प्रोटीन ने क्या किया, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन। और ये आपको मैं खाली बताने की जरूरत नहीं है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं। कॉर्टिसोल की बात करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें, ठीक है जी। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाए, इसने क्या किया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट किया। इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स के नतीजे में डिक्रीज ADH एंड वेजोप्रेसिन। ठीक है जी, वेजोप्रेसिन और ADH डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि यूरिन जो है वो मतलब डाइल्यूट पास होगा, तो इट विल लीड टू डायूरेसिस। ठीक है, बॉडी फ्लूइड लॉस
sorry, body fluid is lost, which will lead to rise in the temperature. ठीक है जी। तो जो आपकी जो एक्यूट फेज प्रोटीन है, एक तो ये काम करते हैं। फिर दूसरा जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स आता है इसका, वो क्या आता है? ये था एंडोक्राइन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। ऑटोनॉमिक क्या होता है? रिस्पॉन्स के ब्लड फ्लो इज रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हीट लॉस डिक्रीज होती है, यानी बॉडी से जो हीट लॉस हो रही होती है वो स्लो हो जाती है। इंक्रीज पल्स, इंक्रीज बीपी, डिक्रीज स्वेटिंग। ऑब्वियसली ये तमाम चीजें क्या करेंगी? फर्दर राइज करेंगी टेम्परेचर। थर्डली क्या होगा? बिहेवियरली आपको राइगर होगा, यानी शिवरिंग, प्लस चिल्स, यानी आप वार्म ढूंढेंगे। क्या कर रहे होते हैं? बुखार जब आ रहा होता है, सर्दी लग रही होती है, तो एक तो आप कपकपा रहे होते हैं, यानी शिवर कर रहे होते हैं, और साथ में क्या होता है? मुझे कपड़ा उड़ा दो, यानी बॉडी को मजीद गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वार्म सीकिंग। ठीक है, ये फर्दर बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, करेगा या नहीं करेगा? ठीक है जी। दैट अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल हेल्प यू टू स्लीप डाउन। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि फीवर किस तरह से हो रहा होता है और फीवर का मैकेनिज्म क्या होता है। acute phase proteins, C reactive proteins and others stimulated by cytokines from the liver, obviously हम बात कर चुके हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस बेसिकली इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर मैं एक मिनट आपको मैं दोबारा से एक चीज और बताऊं इसमें, एक मिनट ठहरिएगा। ये फीवर के हवाले से हो गया जो हमने अभी बात की। इसके बाद फिर क्या है? अगर आपने ब्लड की रिपोर्ट देखी हो पेशेंट्स की, तो यूजुअली हम इसमें जो सीबीसी कहलाता है, या इसको हम वो भी कहते हैं ब्लड सीपी। अच्छा, ये ब्लड सीपी यानी ब्लड कंप्लीट पिक्चर, और सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो दो वो हैं, एक टीएलसी और एक है डीएलसी। टीएलसी आपको टोटल काउंट बताता है कि डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट कितना है। 7,000 टू 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर आपका नॉर्मल काउंट है। अगर यूजुअली जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई भी होती है तो ये लेवल बढ़ जाता है। ठीक है जी। जब ये लेवल बढ़ेगा तो पहली ही नजर में जब सीपी पे आपकी नजर पड़ेगी और डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, तो आपको आपके दिमाग में क्या आएगा? देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन। अक्यूट है या क्रॉनिक टाइप है, वो आपको डीएलसी बताता है। किस तरह से बताता है? कि देखो जी, आपके पास डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में आपके पास 5 तरह के सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, lymphocytes, eosinophils,
एंड बेसोफिल्स। ठीक है जी। न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, मोनोसाइट्स बढ़ते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं तो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यूसिनोफिल्स बढ़ते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइट्स। बॉडी के अंदर पैरासाइट्स है तो आपका यूसिनोफिल्स बढ़ेंगे, बेसोफिल्स कैंसर्स। ठीक है जी। अब ये आपको जो है ये तमाम सेल्स बहुत आराम से बता देते हैं कि आपका जो है वो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल है या नहीं है। तो बेसिकली डब्ल्यूपीसी का जनरलाइज इंक्रीज और डब्ल्यूपीसी का डिफरेंशियल इंक्रीज जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है इन डायग्नोसिस एंड अगेन ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन योर ट्रीटमेंट। हाउ दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट तो उसकी रिपोर्ट और जो फिर आपकी ट्रीटमेंट के बाद जो नॉर्मल की तरफ जो आपकी रिपोर्ट जारी होती है दैट हेल्प्स यू इन द प्रोग्नोसिस, यानी आपका ट्रीटमेंट ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट योर एक मिनट मैं जरा एक पेज शेयर कर लूं आपके साथ। ठीक है जी। तो ये हो गया सिवियर इन्फेक्शंस में लाइक सेप्टिक शॉक, फॉल इन ब्लड प्रेशर, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज इंड्यूस्ड बाय हाई लेवल ऑफ TNF एंड अदर साइटोकाइन्स। तो सिवियर इन्फेक्शंस के अंदर ये सब कुछ भी सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, ये एक एडिशनल चीज है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो है क्या कहते हैं आपका ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो किस तरह से होता है कि वो साइटोकाइन्स जिनको कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कहते हैं वो डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं फ्रॉम देयर प्रीकर्सर सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो। ठीक है जी। तो ये उसके नतीजे में आपको ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का टॉपिक खत्म भी हो गया है। आगे का जो है इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।